फिर से हम सफर में आ गए हैं अनुराग जी के साथ। और अनुराग जी जगह जगह जिस तरह से हर कहीं की क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हम भी उन्हीं के साथ लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हीं के मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग जी, बीच में थोड़ी देर का गैप रहा, आपने भी लोगों से बातें की और हमने भी लोगों से बातें की, लेकिन तमाम जगहों पर जो चीज देखने को मिली, जो चीज समझने को मिली, लोग सिर्फ इस चीज को पसंद करना चाहते हैं कि काम हो। ना उन्हें बीजेपी से कोई मतलब है, ना उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि विकास हो, उनका हिमाचल तरक्की करे, उनका देश तरक्की करे। तो अगर मैं एक पार्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक युवा होने के नाते, एक नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे पूछूं, आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा देश काफी हद तक पीछे है? इसे और आगे ले जाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो सकती हैं, जो आज उम्मीद भी करती है जनता भी। पूरे के पूरे जितने लोगों से हमने बात की, उनकी सिर्फ एक उम्मीद है कि किसी तरह से हिमाचल और आगे चला जाए। देखिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है और मुझे लगता है जो अटल जी के 5 वर्षों में देश आगे बढ़ा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गांव-गांव तक पहुंची, पोर्ट एयरपोर्ट सब उस समय बने और लगातार देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में अटल जी ने पूरी दुनिया के पहली 7 शक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो रफ्तार रुकी है। हम 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते थे, कांग्रेस के समय में 2.5 किलोमीटर बना है, तो रफ्तार रुकी है। लोग ठीक कहते हैं, अभी उसको हमें और तेजी से आगे लेकर जाना है। अटल जी 3.5% से विकास दर को 8.5% ले गए थे, मनमोहन सिंह जी वापस 4.5% पर ले आए। इसलिए देश को विकास चाहिए और नेता में विश्वास चाहिए, और मुझे लगता है जो विश्वास लोग मोदी पर रखने वाले हैं, मोदी जी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल, मोदी जी आप कहते हैं अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता जितनी उम्मीदें लोगों ने पाल ली हैं, या जितनी उम्मीदें इस वक्त मोदी जी के नाम से खुद बीजेपी ने भी अपने मन में पाल ली हैं, बहुत मुश्किलात अगर वो सामने करने की चीजें आए, ये सामने आए, तो उनके लिए भी आसान नहीं है सफर। आज जितनी उम्मीदें अनुराग जी बीजेपी को है या आम जनता को है, इन तमाम उम्मीदों को लेकर जितनी बातें की जा रही हैं मोदी जी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, आपको नहीं लगता कि इन्हें पूरा भी करना होगा? अगर मान लीजिए हम ये बात करें, तो आपको नहीं लगता कि काफी मुश्किल है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी? कह देने भर से काम नहीं होगा, क्योंकि जितने वादे किए जा रहे हैं 6 महीने में महंगाई कम करने की, आप भी खुद कह रहे हैं, उसके अलावा और तमाम चीजें देने की, जो सुविधाएं देने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, आसान है अगर आप सोचकर चलेंगे भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो होगा। अगर आप ऊपर से सख्ती करना शुरू करेंगे, आप सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आएगी तो बहुत फर्क पड़ता है। आज जवाबदेही नहीं है, आज पारदर्शिता नहीं है। मुझे लगता है बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि पारदर्शिता सिस्टम में आए। और मैं दूसरी बात कह दूं, अगर हमने गुजरात में इजी सिस्टम फॉलो किए हैं, चाहे टेंडर प्रोसेस है या बाकी है, जहां पर सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजनेसमैन लेकिन अनुराग जी माफ कीजिएगा, बीच में रुक रहा हूं, आपको क्या लगता है गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं? देखिए, कौन सा वहां पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का? 13 साल मोदी जी की सरकार रही, 1 रुपये का उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। मैं यहाँ केवल मोदी जी के ऊपर ही नहीं बात कर रहा, सिस्टम में कहीं ना कहीं करप्शन है, तो आप भी मानेंगे पूरे हिंदुस्तान में है। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में हो सकती है, लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए गुजरात में बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है, जिसकी प्रशंसा सारे बिजनेसमैन करते हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ के व्यापारी लोग वहाँ पर गए, ट्रक व्यक्ति खुद चलाता था, वो रास्ता भूल गया जी। गुजरात पुलिस ने 22 किलोमीटर जाकर मोटरसाइकिल पे आगे चल के उसको रास्ता दिखाया कहाँ पर जाना है। उसने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले, उसको देने लगे, उसने मना कर दिया। उसने सोचा कम है, उसने 1000 रुपये देने लगा कि कम है तो मैं ज़्यादा दे देता हूँ। उसने कहा भाई ये गुजरात है, यहाँ पे पैसा नहीं चलता है। अब ये छवि देखिए, एक पुलिसकर्मी के कारण पूरे गुजरात की छवि अच्छी बनी है। ये केवल मोदी जी के कारण नहीं, पूरी समाज जो वहां का है उसके कारण छवि बनी। अनुराग जी, हर बार हर नेता, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, तमाम बीजेपी नेताओं की, गुजरात मॉडल की बात करता है। उसे लेकर क्या हर जगह संभव है, हर प्रदेश में गुजरात मॉडल? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। गुजरात मॉडल क्या है? एक एफिशिएंट सिस्टम है जहां पर तेजी के साथ आपका काम होता है, बगैर भ्रष्टाचार किए होता है, पारदर्शिता है और वहां पर आपकी पूछ होती है। जी जी। लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं मैं पैसा लगा रहा हूं, लेकिन मुझे एक चोर की नजर से बाकी जगह देखा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं।
गुजरात में आपको फैसिलिटेट किया जाता है। मेरा अनुराग जी कहने का मतलब है कि जो चीजें हैं, जैसे गुजरात में जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से वहां पर बिजनेसेस लगे, अब वो हिमाचल में नहीं हो सकता। हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, भौगोलिक स्थिति अलग है, और दिल्ली में नहीं हो सकता या फिर महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह अपना एक अलग हिसाब है। तो हम बार बार सिर्फ गुजरात मॉडल की बात क्यों करते हैं? अब हिमाचल की भी बात कर सकते हैं हम, और भी बहुत सारी जगहों की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं। देखिए, गुजरात की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भी उसके बाद बहुत अच्छा किया है, और दोनों राज्यों ने 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट 10 वर्षों में दिया है, और माइनस ग्रोथ रेट से वो ऊपर आए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कौन था? गुजरात ने पहल की है। गुजरात ने एफिशिएंसी सिस्टम में लाए, जल्दबाजी से काम होने शुरू हुए, और उसी के पच्चीनों पर चलकर बाकी प्रदेश भी आगे बढ़े हैं जी। इसलिए गुजरात मॉडल की बात होती है कि वहाँ एग्रेशन जो है काम करने का, वो शायद बाकी जगह कहीं ना कहीं मिसिंग था जी। लेकिन बाकी राज्य भी उससे सीख रहे हैं जी। इसलिए हम कहते हैं गुजरात मॉडल देश में भी लागू। बिल्कुल। वैसे तो करीबन 14 से 16 घंटे हो चुके हैं आपको भी इन सवालों के जवाब देते हुए और हमें भी पूछते हुए, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर जो आप हर बार जनता को भी कहते आए कि जनता आपको वोट क्यों करे, जो मेरा फेवरेट भी है, हर बार आपसे पूछता हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं कि जनता आखिर आपको वोट क्यों करे, वजह क्या? जनता ने मुझे 5 वर्ष दिए, रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा, और मैंने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। लोकसभा में बेस्ट परफॉर्मेंस दी, अपने क्षेत्र का विकास करवाने में देश के टॉप 10 सांसदों में नाम आया, और क्रिकेट की सुविधाओं के साथ साथ बाकी खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लोगों की आवाज बन के जन आंदोलन देश में पिछले 4 वर्षों में जितने हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका युवा मोर्चा ने निभाई है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, या वो देश के सैनिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हो, हम उनकी आवाज बनकर उभरे हैं। और जनता को वो ये विश्वास होता है कि अगर हमारा नेता संघर्ष करने वाला है, विकास करने वाला है, आवाज उठाने वाला है, तो लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और मैं जनता की आवाज बनने का मैंने प्रयास किया है, और लोगों ने भी इसको सराहा है। इसलिए चाहता हूं कि वो मुझे फिर वोट दें, और मैं उनकी सेवा उसी तरह से करता रहूं जिस तरह से पिछले 5 वर्ष की है। बिल्कुल। और एक सिंगल लाइन में अगर मैं कहूं क्या कुछ करेंगे, सिंगल लाइन है सर। देखिए, मैंने पहले कहा था क्षेत्र की उन्नति और विकास, मेरा सपना मेरा विश्वास, ये मेरी 5 साल पहले का स्लोगन था। इस बार मैंने कहा है फिर तेज हो विकास की रफ्तार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए, अब की बार मोदी सरकार की बातें कर रहे हैं, और अनुराग जी भी काफी थक चुके हैं, अभी उनके काफी प्रोग्राम है आगे। अभी तो मेरे ख्याल से लगता है आधी रात बीत जाने वाली है अनुराग जी को जनता को बताने में कि वो उन्हें वोट क्यों करे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि फैसला आपको करना है कि आप किसे वोट करें, किसे वोट ना करें, लेकिन सोचें, समझें, परखें, तभी वोट करें। हमारा ये सफर यूं ही चलता रहेगा, राजनीतिक सफर हिमाचल में भी और साथ साथ पंजाब में भी यूं ही जारी रहेगा, यूं ही बातें करते रहेंगे तमाम लोगों से। अनुराग जी, आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज आपको काफी परेशान किया सुबह से लेकर रात तक, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जनता फैसला कर लेगी उसे क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है। सोच समझकर ही वोट करेंगे, क्योंकि अगले 5 साल आपकी उम्मीद, आपके जितना विश्वास है उसे पूरा करने के लिए वही इंसान संसद में आपकी आवाज को उठाएगा जिसे आप चुनकर भेजेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।